काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को देने जा रहे हैं। यह काशी के इतिहास में अब तक का हुआ सबसे बड़ा काम है। काशी में क्या कुछ बदला है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले 7 साल काशी में कमाल ये कहा जा रहा है। पिछले 7 सालों में काशी कैसे बदल गई आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये एरियल विजुअल है किस तरह से काशी का कायाकल्प हुआ। ये कॉरिडोर पूरा बना है, ये मंदिर का एरिया आप देख रहे हैं और आप इस कॉरिडोर में भ्रमण कर सकते हैं। सीधे गंगा में डुबकी लगाइए और कॉरिडोर तक पहुंच जाइए। कॉरिडोर में आप कॉरिडोर के जरिए मंदिर में आ सकते हैं, मंदिर में पूजा कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले गंगा नदी में स्नान करने के बाद काशी विश्वनाथ में दर्शन करना थोड़ा मुश्किलों भरा होता था, क्योंकि बहुत ज्यादा जो भीड़ होती थी वो इसकी वजह से होती थी। लेकिन मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले तैयारी चल रही है। ये देखिए किस तरह से बाबा के भक्त नाच गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्योंकि काशी को सौगात मिलने वाली है। और ये काशी का नहीं, शिव भक्तों का सम्मान है। शिव भक्तों की मर्यादा और शिव भक्तों की अथाह आस्था को देखते हुए यहां पर आप देखिए कि भारी संख्या में लोग जुटे हैं। और वाराणसी में ये तस्वीरें बता रही हैं कि प्रधानमंत्री के आगमन से पहले वाराणसी में दिवाली जैसा माहौल है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काशी का विकास, काशी को क्योटो में बदलने का वादा, प्रधानमंत्री का एक एक वादा वैसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन प्रधानमंत्री काशी को क्योटो में बदलने के लिए लगातार काशी पर नजर बनाए रहे। कोरोना काल में भी लगातार वो बैठ के लेते रहे और लगातार वाराणसी जाकर विकास निर्माण कार्यों का जायजा लेते रहे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी जाते थे, योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ होते थे। लेकिन कैसे इस सपने को पूरा किया गया, आइए आपको बताते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाने में सबसे बड़ी पेच थी जो काशी की पेचीदगी है उसको दूर करना, गलियों की पेचीदगी को दूर करना। किस तरह से काशी बनकर तैयार हुआ यह हम आपको बताते हैं। 7 साल काशी में कमाल कैसे हुआ यह हम आपको दिखाते हैं। करीब 33 महीने तक निर्माण कार्य चला। 2600 मजदूरों ने इस काम को पूरा किया। 300 इंजीनियर ने 3 शिफ्ट में काम किया और अभी भी फाइनल रूप देने के लिए इस पर काम किया जा रहा है, जिसका गवाह मैं खुद हूं। मैं खुद काशी से लौटा और मैंने सारी तस्वीरें देखी हैं। पीएम मोदी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास किया था। प्रधानमंत्री मोदी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था। आपको बता दें 700 करोड़ की लागत से यह प्रोजेक्ट बना और 5.25 लाख स्क्वायर फीट में यह धाम बनाया गया है। साथ ही साथ बता दें आपको कि 27 मंदिर और 23 इमारतों का निर्माण हुआ है। एक साथ 10,000 श्रद्धालु इसमें इकट्ठा हो सकते हैं। 7 तरह के विशेष पत्थरों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ना भूतो ना भविष्य थी, यानी कि ना इतिहास में हुआ ना भविष्य में हो सकता है, इसके तर्ज पर लोकार्पण किया गया है। लोकार्पण में शंकराचार्य समेत 251 संत मौजूद रहेंगे। 7 लाख घरों में बाबा का प्रसाद बटेगा। 14,000 किलो बेसन से तैयार हो रहा है यह प्रसाद। लोकार्पण पर 3 दिन तक दीपोत्सव मनाया जाएगा। 11 राज्यों के मुख्यमंत्री कल मौजूद रहेंगे और इसके लिए काशी में पूरी तैयारी कर ली गई है। काशी में हर जगह आप जहां भी नजर डालेंगे भव्यता और दिव्यता नजर आ रही है। काशी में मानो इस वक्त दीपावली चल रही है। काशी पर आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। काशी तैयार है, पीएम मोदी का इंतजार है। 7 साल में कितना बदल गया है काशी। गंगा माई के मानी महतरिया, मोदी जब वैले काशी नगरिया, मिशन बनाया नमामि गंगे सा, नमामि गंगे सा, नमामि गंगे सा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य लोकार्पण कल दुनिया देखेगी बदलते भारत की नई तस्वीर। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण अलौकिक, अद्भुत और अकल्पनीय होने वाला है। रंग बिरंगी लाइटों से सजी काशी विश्वनाथ धाम की छटा देखते ही बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर वाराणसी आएंगे। इस दौरान पीएम मोदी कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा कार्यक्रम काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट का लोकार्पण ही होगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है जो अब बनकर तैयार है। इस प्रोजेक्ट के लोकार्पण के लिए खास व्यवस्था की गई है। कल बदलते भारत की नई तस्वीर दुनिया देखेगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है।
अरे बाबतपुर रिंग रोड बनल कमाल रे, फ्लाइट का सैर सब पूरे जहान रे, पूरे जहान रे, पूरे जहान रे। ए भैया यह काशी हो। सुरक्षा से लेकर लाइटिंग तक, सफाई से लेकर सजावट तक वाराणसी के घाट सज चुके हैं। लोगों का जोश देखते ही बन रहा है। काशी कॉरिडोर बनने से आम लोग बेहद खुश हैं और बस कल सुबह का इंतजार कर रहे हैं। इतना कुछ बदल चुका है कि मैं खुद इतना अंदर से खुश हूँ कि बाबा को देख के मैं अंदर से रुआसा हूँ। सारे रास्ते, सारे रोड एकदम चमका दिया है मोदी जी ने, तो और उम्मीद यही है कि इस तरह से पूरे देश को चमकाएंगे। जो द्वार आप देख रहे हैं, इसी द्वार से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रांगण में दाखिल होंगे और यहीं से काशी विश्वनाथ धाम यानी कि गर्भगृह तक जाएंगे, जहां वो इससे पहले कई बार गए हैं। लेकिन ये अवसर अद्भुत है क्योंकि काशी विश्वनाथ धाम की जो शिलान्यास उन्होंने 2019 में किया, उसके बाद 2 साल में किस तरह से काशी विश्वनाथ धाम बनकर तैयार है और इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो सीएम योगी ने अपने अंदाज में विपक्ष पर निशाना साधा और पूछा कि बीजेपी को छोड़कर काशी कॉरिडोर कौन बनवाता। कि क्या सपा की सरकार के समय अयोध्या में राम मंदिर बन जाता? क्या काशी विश्वनाथ धाम कांग्रेस बनाती, गोवा बनाती? और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी अगर किसी ने कैबिनेट में पास किया था तो शुरुआत किसी की थी, तो समाजवादी सरकार की थी। वो भी हम डॉक्यूमेंट दे देंगे आपको, क्योंकि इस बार तो डॉक्यूमेंट के साथ बात करनी है। ये वही घाट है जहां से प्रधानमंत्री जल लेकर जाएंगे और बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर में जाएंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रेत पर उकेरा गया है और ये कार्य जारी है क्योंकि प्रधानमंत्री कल आने वाले हैं और ये आज संपन्न हो जाएगा। भगवान शिव की मूर्त आप देखिए, आदि योगी का स्वरूप यहाँ पर देने की कोशिश की गई है और भगवान शिव की गोद में बताई गई है पृथ्वी। लेकिन जितना काशी में उत्साह है उतना प्रधानमंत्री भी उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और अपनी उत्सुकता जाहिर की। उन्होंने क्या ट्वीट किया आपको दिखाते हैं। 13 दिसंबर का एक ऐतिहासिक दिन है। काशी विश्वनाथ में कल एक विशेष कार्यक्रम होगा, ये प्रधानमंत्री लिखते हैं। काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जाएगा। काशी की आध्यात्मिकता इससे और ज्यादा बढ़ेगी। मैं सभी से इस कार्यक्रम में जुड़ने की अपील करता हूं। यह प्रधानमंत्री का ट्वीट। और आज के ही दिन किस तरह से एक वीडियो जारी किया गया बीजेपी के ट्विटर हैंडल से, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, ये जो है तस्वीर ये काशी विश्वनाथ मंदिर की है जिसे बीजेपी के ट्विटर हैंडल से जारी किया गया है। साथ में एक श्लोक लिखा गया जो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। काशी काशते काशी, काशी सर्व प्रकाशिका, सा काशी विदिता ये ना, त्रेन प्राप्ता ही काशिका। ये काशी को लेकर एक श्लोक जो काशी की महत्ता को बताता है, वो वीडियो जो है वो जारी किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचेंगे तो उनका दौरा किस तरह का रहने वाला है। यह विस्तार से आपको जानकारी दे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में 2 दिन के लिए जा रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री का दौरा 2 दिन का होने वाला है। वाराणसी दौरा जो है वो 2 दिन का होगा। काल भैरव मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, गंगा घाट से जल भरेंगे, पैदल चलकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जरिए बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुंचेंगे, मंदिर में पहुंचेंगे और महादेव का जलाभिषेक करेंगे। 5 नदियों के जल से बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक होगा। साथ ही साथ आपको बता दें मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजा की जाएगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया जाएगा। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। 11 राज्यों के सीएम यहां पहुंच रहे हैं जिनके साथ बैठक की जाएगी। गुड गवर्नेंस पर जो सीएम पहुंच रहे हैं उनके साथ चर्चा की जाएगी। इस तरह का कार्यक्रम है। तो आपको बताते हैं कि काशी में जो उत्साह है, काशी के लोगों में जो उत्साह है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, और 7 सालों के सवाल पर कि पिछले 7 सालों में क्या बदला है काशी में, इस बात को लेकर काशी के लोग क्या कह रहे हैं, काशी वासी क्या कहते हैं, ये सुनवाते हैं आपको। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसा लग रहा है अब काशी विश्वनाथ क्या धाम? लग रहा है ये सब मोदी जी की वजह से और योगी जी की वजह से हो रहा है। इसके पहले बहुत सारे लोग रहे लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। परमानेंट आते हैं। लगभग 5 सालों के अंदर में जिस तरह से बदलाव हुआ है, मंदिर का निर्माण अकल्पनीय, अविश्वसनीय। आज देखने के बाद पता चला है कि मंदिर को इस तरह से पुनरुद्धार किया जा सकता था। बदलाव को देख के लग रहा है कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी थी, मथुरा काशी बाकी है। कॉरिडोर के
लिए आभार रहेगा, दोनों हाथ उठा करके हर हर महादेव के नारे के साथ प्रधानमंत्री जी का अभिवादन है। इतना कुछ बदल चुका है कि मैं खुद इतना अंदर से खुश हूँ कि बाबा को देख के मैं अंदर से रुआसा हो गया। कई वर्षों से आते थे, लेकिन इस बार आने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मोदी जी से और महादेव जी से साक्षात एक दूसरे से परस्पर मिलान हो रहा है। सारे रास्ते, सारे रोड एकदम चमका दिया है मोदी जी ने। तो और उम्मीद यही है कि इस तरह से पूरे देश को चमकाएंगे। इतना सुंदर व्यवस्था है, इतना सुंदर चाक बनाया है, जबरदस्त जबरदस्त। शायद ही मतलब पिछले और आने वाले 100-200 साल में भी इतना कोई बढ़िया काम यहाँ कोई कर पाएगा। मैं एक चीज मोदी जी को जरूर बोलना चाहूंगी, वाह मोदी जी वाह, क्या बना दिया आपने। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले योगी आदित्यनाथ पहुंच गए। ये तस्वीरें देखिए, योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं और योगी आदित्यनाथ जायजा ले रहे हैं। और आपको साथ ही साथ एक और तस्वीर दिखाएं, योगी आदित्यनाथ न सिर्फ जायजा ले रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले वहां पर जाकर वहां पर तैयारियों का भी जायजा ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब आएंगे तो काशी का कोई कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और उसके लिए तैयारियां मुकम्मल है कि नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 1 से 2 महीने के दरमियान उत्तर प्रदेश को क्या कुछ दिया है, उत्तर प्रदेश को कितनी सौगातें दी हैं, कितने गिफ्ट दिए हैं, इस पर भी एक नजर डालते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के बाद क्या क्या सौंपा है। तो सबसे पहले 13 दिसंबर को 2021 को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर यानी कि कल जो सौगात मिलने वाली है, यह खबर हम सबके सामने है और हम जानते हैं कि कल प्रधानमंत्री जाएंगे तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और उसकी सौगात यूपी को और देश को देंगे। 11 दिसंबर 2021 बलरामपुर सरयू नहर परियोजना की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। 7 दिसंबर की बात करें, 7 दिसंबर 2021 गोरखपुर एम्स खाद फैक्ट्री, ये 2 सौगात उत्तर प्रदेश को मिली। 19 नवंबर 2021 महोबा बुंदेलखंड को 3250 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिली। 25 नवंबर 2021 नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट जिसको इस नाम से भी जाना जाता है, इसकी सौगात प्रधानमंत्री ने दी। प्रधानमंत्री खुद वहां पर मौजूद थे, जिसे प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी के शान के तौर पर यह होगा। 16 नवंबर 2021 सुल्तानपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो कि बलिया से लखनऊ को जोड़ने के लिए सबसे लंबा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का है, इसकी सौगात मिली। 20 अक्टूबर 2021 कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात प्रधानमंत्री ने दी। ये तमाम जो सौगातें हैं प्रधानमंत्री ने दी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से परिवर्तन हो रहा है या विकास की बात चल रही है, इसको और अगर विस्तार से समझने की कोशिश करें तो सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का 7 सालों में कैसे उन्होंने कायाकल्प कर दिया, जो काशी पेचीदगी और गलियों के लिए जानी जाती थी। 7 साल पहले की काशी अब कितना बदल चुकी है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, इसके बाद से वाराणसी लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। तब मोदी ने मां गंगा के बात पर उन्होंने कहा था कि गंगा ने बुलाया है, मां कहकर संबोधन किया था और इसकी शुरुआत की थी। और अब बस कुछ ही घंटों में काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट के भव्य लोकार्पण की तैयारी चल रही है। 20 मिनटों में पीएम मोदी इस ड्रीम प्रोजेक्ट का लोकार्पण, जो ये कार्यक्रम होगा, इसका जो ड्यूरेशन होगा 20 मिनट का रखा गया और ये शुभ मुहूर्त दोपहर 1:37 से 1:57 के बीच का है। लेकिन इसकी राह इतनी आसान नहीं है। 60 प्राचीन मंदिरों को संरक्षित किया गया जो कॉरिडोर के रास्ते में थे। 360 भवन हटाए गए, 1400 लोगों को दूसरी जगह बसाया गया जिनके मकान वहां पर आ रहे थे उचित मुआवजे के साथ। करीब 33 महीने के बाद वो शुभ घड़ी आई जब प्रधानमंत्री मोदी इस ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। और काशी नगरी से लेकर पूरे देश को इसका इंतजार था, जिसके लिए पूरा देश तैयार। काशी की सजावट देखते ही बन रही है। 7 लाख घरों में बाबा का प्रसाद बांटा जाएगा, 14,000 किलो बेसन से तैयार किया जाएगा, इसकी भी पूरी तैयारी हो चुकी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के वक्त कई घाटों पर आतिशबाजी, लेजर शो और दीपोत्सव का कार्यक्रम भी रखा गया है। वहीं पूरे काशी में लघु भारत का विहंगम नजारा भी देखने को मिलेगा। 3 दिनों तक काशी में दिवाली मनाई जाएगी। उनका एक सपना था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, और वस्तुतः मैं तो कहता हूं कि ये श्री काशी विश्वनाथ धाम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की धर्मपरायणता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। भारत के जगत गुरु बनने की यात्रा का श्री गणेश है, जिसका सपना देखा था उन्होंने।
तो जाहिर सी बात है कि मौका ऐतिहासिक है, तो योगी सरकार ने इस मौके को यादगार बनाने के लिए जबरदस्त तैयारी भी की है। आपको बता दें कि 7 साल में आखिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का सपना और काशी का कायाकल्प, उसके आसपास क्षेत्र को बदलने वाला कॉरिडोर कैसे संभव हो पाया। गंगा नदी से पवित्र मंदिर सीधा पहले नहीं दिखता था। मंदिर के दर्शन के लिए कई गलियों से होकर गुजरना पड़ता था, जो अब सीधे घाट से दिखाई पड़ता है। इसी साल पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का भी उद्घाटन किया था। जो आपको याद होगा, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 1200 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने 111 करोड़ रुपए की लागत से 153 किलोमीटर लंबी 47 ग्रामीण संपर्क सड़कों का निर्माण किया है। गंगा नदी पर पर्यटन विकास के लिए रो बोट चलवाई गई हैं। वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर 3 लेन के फ्लाईओवर बनाए गए। पुल के निर्माण और लहर तारा चौका घाट फ्लाईओवर सहित कई प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टिविटी को और स्ट्रॉन्ग किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 1571 करोड़ रुपए की 2 अहम सड़कों का भी उद्घाटन किया है। सुरक्षा को लेकर शहर में 3000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि जो श्रद्धालु, जो पर्यटक वहां पर पहुंचे, वो सुखद अनुभव करें। वो जो है किसी तरह का उनको कोई तकलीफ ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, इसमें भी हम आपको बताएंगे कि सिक्योरिटी के तगड़ा इंतजाम किए गए। लेकिन अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सियासत की। उत्तर प्रदेश की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी हर वो चाल चल रहे हैं जिसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि न सिर्फ मुसलमानों के वोट का एकीकरण किया जाए, बल्कि एसपी बीएसपी के तरफ जो वोट इंक्लाइन है मुसलमानों के, उसमें भी सेंधमारी की जाए। और देखिए, ये मंच से यानी कि यूपी में भाईजान का खेला शुरू हो गया है और हर जगह मंच से एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी न सिर्फ योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाते हैं, बल्कि वो निशाने पर रखते हैं अखिलेश यादव को और बसपा सुप्रीमो यानी कि मायावती को भी वो निशाने पर रखते हैं। आपको दिखाते हैं, आज की रैली में आपने देखा कि किस तरह से भीड़ थी ओवैसी की, लेकिन इसके साथ ही वो अखिलेश यादव को भी निशाना बना रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को भी निशाना बना रहे हैं और साथ ही साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भी निशाना बना रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यूपी के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी हिंदू मुस्लिम वाला दांव बड़े ही महीन तरीके से यानी कि बहुत ही अपने अंदाज में वो खेल रहे हैं। आपको दिखाते हैं क्या क्या कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर वो निशाना साधते हैं, कहते हैं योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के नेता हैं। ये भी कहते हैं कि मुसलमानों से योगी सरकार नफरत करती है। ये भी कहते हैं कि कब्रिस्तान या पाकिस्तान की बात करती है बीजेपी। ये असदुद्दीन ओवैसी के हमले हैं बीजेपी के ऊपर। ठीक इसी तरह मायावती को लेकर क्या कहते हैं, दलितों की नेता हैं, दलितों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, चुनाव में मुसलमानों ने उनका अब तक पूरा सहयोग किया, लेकिन बीएसपी ने मुसलमानों का फायदा उठाया। ये शब्द हैं असदुद्दीन ओवैसी के। उन्होंने ये भी कहा कि जब फायदा मिल गया तो बीएसपी ने मुसलमानों को किनारे लगा दिया। इसके बाद अखिलेश यादव को लेकर क्या कहते हैं, ये भी आपको बताते हैं। अखिलेश यादवों के नेता हैं, मुसलमानों के वोट की दावेदारी करते हैं, जिन्ना के सहारे मुस्लिम वोट की उम्मीद रखते हैं। लेकिन अखिलेश को रीढ़ विहीन मुसलमान पसंद है, वो मुसलमान पसंद नहीं जो अपनी बात करते हैं। यानी कि साफ तौर पर यह कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कि अब तक मुसलमानों का इस्तेमाल हुआ है और इसी बयान के आधार पर उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान रहते हैं उन मुसलमानों के वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। लड़ाई समझौते की नहीं है, लड़ाई हिस्सेदारी की है। लड़ाई मुस्लिम वोटों की नहीं है, मुसलमानों के हक की लड़ाई है। लड़ाई सत्ता की नहीं, सम्मान की है। मैं उन दलालों से कह रहा हूं कि अब तुम मुस्लिम वोट को नहीं बेच सकोगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के इन तेवरों से साफ है कि इस बार वो यूपी में आर पार के मूड में है। ओवैसी की रैलियों में यूपी सरकार और उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ हमेशा निशाने पर रहते हैं। आज भी उन्होंने योगी पर जमकर हमले बोले। ओवैसी ने पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भी नहीं बख्शा और कांग्रेस भी ओवैसी के निशाने पर रही। दिल्ली और लखनऊ में बैठे हुए दल्लालों से कह रहा हूं, दल्लो याद रखो, जो तुम बार बार मुस्लिम वोट
कि मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अरे कि हम ठेका लेकर बैठे हैं किसी की जीत और हार का। साफ है कि ओवैसी ने उन दलों पर सीधा अटैक शुरू कर दिया है जो बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट हासिल करते हैं, लेकिन मुसलमानों को दरकिनार भी करते रहे हैं। पार्लियामेंट में मैंने पूछा कि आजम खान के ऊपर मुकदमा कौन सा है, सीबीआई का या जो भी पुलिस ने मुकदमा किया कि आजम खान जो मंत्री थे उन्होंने लोगों का तकर्रुर किया, नौकरी दी, उनको जेल में डाल दिया। दरअसल ओवैसी को पता है कि अखिलेश की नजर मुस्लिम वोटों पर, ऐसे में अखिलेश पर वो जमकर हमला बोल रहे हैं, क्योंकि मायावती का कोई अता पता नहीं है, प्रियंका कहीं नजर नहीं आ रही हैं और योगी तो वैसे भी ओवैसी के दुश्मन नंबर 1 है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोटों का दाव या मुस्लिम वोटों को एकत्रित करने का दाव कितनी बारीकी से चल रहे हैं, इसका अंदाजा उनके बयानों से लगाया जा सकता है। क्या कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी, ये मैं आपको दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की खून की कीमत नहीं है। अब जरा आप ही बताइए कि क्या इस तरह की भाषा, इस तरह के बयान का इस्तेमाल होना चाहिए? यहां केवल मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है, यह आरोप उत्तर प्रदेश सरकार पर उन्होंने लगाया। अब तक मुस्लिम वोटों का बंदरपांट हुआ है, यह आरोप उन्होंने पिछली सरकारों को लेकर लगाया। अब मुसलमानों को एक नेता की जरूरत है, यानी कि वो खुद को प्रमोट करते हैं, वो कहते हैं कि आपके लिए मैं आ चुका हूं। यूपी में 19% मुसलमानों की आबादी है, मुसलमानों का नेता नहीं होगा तो हक भी नहीं मिलेगा, यानी वो अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा के तौर पर पेश कर रहे हैं। जो आदमी संविधान और लोकतंत्र की बात कर रहा है वो मुसलमानों के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश कर रहा है। यूपी में लड़ाई दिलचस्प हो गई है, किस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कि उत्तर प्रदेश के सियासत में ओवैसी की भूमिका कितनी स्ट्रांग रहने वाली है, ये सुनते हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि इस देश का रहने वाला एक दूसरे की आस्था की इज्जत करता है और अपनी आस्था के मुताबिक वो अपनी इबादत करता है। ओवैसी साहब इस तरीके के बयानात देते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिले, मजबूत हो, यही उनका शेवा है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मजहबी ध्रुवीकरण करने के लिए, लगातार भावनाएं भड़काने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी आपका यह प्रयास विफल रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी की बाजी को हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। ओवैसी के इस दाव पेच को समझने के लिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से ओवैसी एक एक कदम रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। यहां 2022 का चुनाव करीब है और अब तक के अनुमान से कहीं ज्यादा यह मुकाबला कांटेदार होने जा रहा है, जो पहले एक तरफा लग रहा था। आपको बताएं कि किस तरह से लगातार, दरअसल अब तक योगी आदित्यनाथ इस रेस में पूरा आगे चल रहे थे, उसके बाद सियासी अनुमानों में भी योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे थे। अब तक तमाम आंकड़े जो है वो योगी सरकार को फिर से वापस आते हुए बता रही थी और योगी आदित्यनाथ अब तक के काम के हिसाब से, विकास के आंकड़ों के हिसाब से अब तक के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव भी अब ज्यादा पीछे नहीं है और समय के साथ योगी आदित्यनाथ के नजदीक आकर खड़े हो गए। हालांकि चुनाव में अखिलेश कितना आगे निकल पाएंगे कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि अखिलेश ने नंबर 2 की पोजीशन फिलहाल बना रखी है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या योगी और अखिलेश में सीधा मुकाबला होगा? यह लाख टके का सवाल है, क्योंकि यूपी के कानपुर की रैली में ओवैसी ने अखिलेश पर जिस तरह से हमला बोला है, अगर वो थोड़ा बहुत भी कामयाब हो गए तो अखिलेश योगी से काफी पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि ओवैसी ने यूपी में पूरी ताकत लगा रखी है। ओवैसी अब तक प्रयागराज, सुल्तानपुर, उतरौला, ये वो शहरों के नाम बता रहे हैं जहां पर ओवैसी की रैली हो चुकी है। रुदौली, बाराबंकी, जौनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, सहारनपुर, संभल और मुरादाबाद में सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। तो किस तरह से ओवैसी एक एक दांव चल रहे हैं, एक एक कदम फूक फूक कर आगे बढ़ा रहे हैं, यह हमने आपको बताया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी यूपी चुनाव को लेकर क्या कह रहे हैं और मुस्लिम वोटों को लेकर क्या कह रहे हैं, यह आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत की 19% आबादी है और इस 19% आबादी को यह जरूरी है कि वो अपनी लीडरशिप को बनाए,
लड़ाई हिस्सेदारी की है, लड़ाई समझौते की नहीं है, लड़ाई अपने मफादात को बेचने की नहीं है, बल्कि अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई है। लड़ाई मुसलमानों के हक की लड़ाई है, लड़ाई मुस्लिम वोटों को बेचने की नहीं है। जो बरसों से मुस्लिम वोट को बेच रहे हैं, मैं उन दलालों से कह रहा हूं कि अब तुम मुस्लिम वोट को नहीं बेच सकोगे। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल ओवैसी की पूरी नजर मुस्लिम वोटों पर है और इसलिए वो बार बार मुसलमानों के हक व हुकूक की लड़ाई की बात कहते हैं और 19% मुसलमानों की बात करते हैं। उन्हें पता है कि सियासत में अचानक सब कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन कुछ हासिल करने के लिए बहुत कुछ करना और कहना पड़ता है और ओवैसी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। ओवैसी ज्यादातर उन इलाकों पर फोकस कर रहे हैं जो मुस्लिम बहुल हैं। पश्चिमी यूपी पर उनका ज्यादा फोकस है क्योंकि करीब करीब 30% आबादी मुस्लिम है पश्चिमी यूपी में। उसी तरह पूर्वांचल पर भी उनका जोर है जहां 80 अच्छी खासी आबादी मुस्लिम वोटों की है। अपनी इसी रणनीति की वजह से उन्हें बिहार में 5 सीटों पर कामयाबी मिली। जहां एक सीट भी उनके पास नहीं थी, वो अपने खाते में 5 ले आए। लेकिन योगी आदित्यनाथ का दो टूक कहना है कि उत्तर प्रदेश बिहार जैसा राज्य नहीं है और ओवैसी को यहां मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है, धोखे से बिहार में उनको 5 सीटें मिल गई, लेकिन यूपी में उसके लिए संभवतः कोई स्पेस नहीं होगा। इसलिए वह इन दलों को लाभ पहुंचाने के लिए भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। कभी सीए का विरोध करते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करके और फिर से लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं पर जाकर के धारा 370 का विरोध करते हैं। जनरल विपिन रावत अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्हें हमेशा याद किया जाएगा और आज देश एक बार फिर से जनरल विपिन रावत को याद कर रहा है क्योंकि आज उनका आखिरी संदेश सुनने को मिला। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब देश अपने वीर सपूत को आखिरी विदाई दे रहा था। देखिए ये तस्वीरें जब देश अपने वीर सपूत जनरल विपिन रावत को भावभीनी आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा था। लेकिन आज जब आखिरी संदेश जनरल विपिन रावत का सुना गया तो देश, पूरे देश की आंखें एक बार फिर से नम हो गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अपनी सेनाओं पर है हमें गर्व। वो सितारा जो भले ही आज ओझल हो गया, लेकिन उसकी चमक आज भी रोशन है और पीढ़ियों तक को रोशन करती रहेगी। जनरल विपिन रावत आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके शब्द हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। ठीक वैसे ही जैसे देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत अमर हो गए हैं, क्योंकि जनरल विपिन रावत का सिलसिला देश की इस मिट्टी से मौत भी खत्म नहीं कर सकती। भारतीय सेना की 1971 की लड़ाई में जीत की 50वीं वर्षगांठ को हम विजय पर्व के तौर पर मना रहे हैं। मैं इस पावन पर्व पर सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों को याद करते हुए उनके बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 10 दिसंबर को जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी को दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर पर पंच तत्वों में विलीन कर दिया गया था। लेकिन आज एक बार फिर देश ने जनरल विपिन रावत को सुना, उनकी उस आवाज को सुना जिसे सुनकर दुश्मन का कलेजा कांप उठता था। अपनी सेनाओं पर है हमें गर्व। दिल्ली के इंडिया गेट पर एक कार्यक्रम के दौरान जनरल विपिन रावत का वो संदेश सुनाया गया जिसमें उन्होंने भारत की सेना पर गर्व जताया था, उसका हिस्सा होने पर अभिमान व्यक्त किया था और अपने हर सैनिक को संदेश दिया था। वो संदेश जो हमेशा के लिए अमर हो गया, ठीक वैसे ही जैसे जनरल विपिन रावत हमारी और इस देश की स्मृतियों में अमर रहेंगे। तो जनरल विपिन रावत जैसे हम सबकी यादों में अमर रहेंगे, इस देश में अमर रहेंगे, वैसे उनके शब्द भी अमर रहेंगे। ये भारत की बात है। फिलहाल इतना ही। बड़ी खबरों के साथ हम फौरन लौटेंगे। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।